हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 8 का प्रश्नावली 1 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। आगे है हम लोग का कराधान। तो कराधान के बारे में मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो कराधान से संबंधित ही यहाँ पर कुछ परिचय दिया गया है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आयकर या कराधान से संबंधित दर, यानी कि दर जो है कितना लगाया जाता है आयकर या कराधान पर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर है जैसे किसी व्यक्ति, कंपनी या उद्योग को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में आय समस्त स्रोतों से जो आय होती है उसी पर आयकर का भुगतान करना होता है। इस अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति, कंपनी या उद्योग को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में आय के समस्त स्रोतों से जो आय होती है उसी पर उसे आयकर का भुगतान करना होता है। इस अवधि को वित्तीय वर्ष कहते हैं। यानी कि आयकर का भुगतान किसी व्यक्ति या संस्था को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी भी आय होती है उस पर आयकर देना पड़ता है और उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं इस अवधि को। यानी कि वित्तीय वर्ष की अवधि कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि जो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। तो आगे है आयकर गणना के लिए सरकार द्वारा आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं जो वित्तीय वर्ष के अनुसार बदलती रहती हैं। तो आइए विगत 3 वर्षों की आयकर दरों की तालिका का अवलोकन करें जिसमें आयकर की गणना की दरें समय अनुसार परिवर्तित हुई हैं। तो आयकर की गणना वित्तीय वर्ष के लिए दिया गया है। जैसे वित्तीय वर्ष 2013-14 यानी कि 2013-14, 2014-15 और 2015-16 का दिया गया है। तो ये जो है पुरुषों का, महिलाओं का और वरिष्ठ नागरिकों का। तो पुरुषों की आय सीमा 2 लाख तक, यानी कि एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यदि किसी पुरुष का वित्तीय आय 2 लाख रुपए तक का है तो आयकर की दर कितना होगा, निरंक, यानी कि आयकर नहीं देना पड़ेगा। और यदि उसकी आय 2 लाख से 5 लाख के तक है तो कितना, 10% देना पड़ेगा। और यदि 5 लाख से 10 लाख तक है तो कितना, 20%। और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। तो ये वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए है। और उसी तरीके से महिलाओं के लिए 2013-14 के लिए, तो महिलाओं का आय यदि एक वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 साल में, तो एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यदि उसकी आय 2.5 लाख रुपए है तब उसको आयकर देना नहीं पड़ेगा। यदि उसकी आय यानी कि उस महिला की आय या किसी भी महिला की आय 2,50,000 से 5 लाख तक, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक है तब उसको आयकर कितना देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। यानी कि जितना भी आय है उसका, यानी कि यहाँ से इसके बीच में हो 2,50,000 से 5 लाख के बीच में जो भी राशि है उसका 10% आयकर के रूप में देना पड़ेगा। और यदि उस महिलाओं की आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। और वरिष्ठ नागरिकों की आय 2,50,000 तक है तो निरंक, और 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है तो 10% देना पड़ेगा जितना भी आय है उसका। और 5 लाख से 10 लाख के बीच है
तो 20% और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। तो ये देना पड़ेगा आयकर को रूप में। उसी तरीके से 2014-15 के लिए दिया गया है पुरुषों के लिए 2,50,000 तक कितना निरंक, और 2,50,000 से 5 लाख तक 10%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, और 2,50,000 तक तो निरंक। और ये जो था 2016 के लिए है। तो ये जो है उसी तरीके से महिलाओं के लिए है 3 लाख तक निरंक, 3 लाख से 5 लाख तक 10%, और ये 5 लाख से 10 लाख तक रहेगा तो 20% देना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर रहेगा तो 30% देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आगे है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो यहाँ तक जो है 2014-15 तक का है। तो आगे है 2015-16 के लिए। यदि पुरुषों की आय 2,50,000 तक है तो निरंक, और 2,50,000 से 5 लाख है तो 10%, और 2,50,000 से 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। और उसी तरीके से यहाँ महिलाओं का है 2015-16 के लिए 3 लाख तक है आय, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में वो 3 लाख आय होता है तो निरंक, यानी कि नहीं देना पड़ेगा आयकर। और 3 लाख से 5 लाख तक 10%, और 5 लाख से 10 लाख हो तो 20%, और 10 लाख से ऊपर हो तो 30%। उसी तरीके से आगे है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख तक आय है यदि एक वित्तीय वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों का तो नहीं देना पड़ेगा, यानी कि निरंक। और 3 लाख से 5 लाख है तो 10%, 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। तो ये था विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए आयकर की दरें। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो आगे है वर्तमान में शिक्षा उपकर दे आयकर का 2%, यानी कि शिक्षा उपकर के रूप में, यानी कि जो भी दे आयकर होगा उसका 2% शिक्षा उपकर के देना पड़ेगा, एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा दे आयकर 1% देना पड़ेगा। अतएव समेकित रूप से कुल शिक्षा उपकर कितना देना पड़ेगा 3%, यानी कि जितना भी आयकर है उसका 3% क्या देना पड़ेगा शिक्षा उपकर देना पड़ेगा। यदि कर योग आय यानी कि आयकर जो है वो देना पड़ रहा हो 10 लाख से अधिक हो तो दे आयकर जो होगा वो 10% अधिक बार देना पड़ेगा। यदि क्या बोल रहे हैं कर योग आय 10 लाख से ऊपर है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दे आयकर पर 10% अधिभार भी देना पड़ेगा। कब? जब आयकर 10 लाख से ऊपर होगा तब। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे है चौथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C यानी कि 80C के अंतर्गत जमा की गई धनराशि पर आयकर की छूट अधिकतम 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 रुपये है, जो सकल आय से घटा दी जाती है। शेष आय पर आयकर की गणना की जाती है। यानी कि यहाँ अधिकतम आयकर में अधिकतम छूट कितनी हो सकती है 1,50,000 रुपये, यानी कि 1.5 लाख रुपये। तो निवेश की गई छूट योग राशि, तो निवेश की गई छूट योग राशि यानी कि यहाँ पर आगे जो दिया गया है इसमें अगर निवेश कोई व्यक्ति या कोई भी महिला या वरिष्ठ नागरिक इसमें निवेश कर रहा है तो इसमें जितना भी राशि निवेश किया गया है उस पर आयकर नहीं लगेगा, यानी कि उस पर छूट रहेगा। तो पहला है जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिक किस्त, यूलिप में जमा वार्षिक किस्त, भविष्य निधि वार्षिक किस्त, गृह ऋण पर मूलधन पर जमा की वार्षिक राशि, बच्चों को दे शिक्षण शुल्क, सावधि जमा राशि, समूह बीमा, परिवार कल्याण में जमा वार्षिक अंशदान की राशि। तो इन सब में यदि जमा की गई है राशि तो उस राशि पर आयकर नहीं लगेगा। तो आइए हम आयकर की गणना को निम्न उदाहरण से समझें। तो आइए हम आगे देखते हैं आयकर से संबंधित कुछ प्रश्न।
तो उदाहरण नंबर 1 है, एक कर्मचारी की वित्तीय वर्ष 2008-9, तो वित्तीय वर्ष क्या है 2008-9 में आय 4,28,000 रुपये थी, यानी कि 4,28,000 रुपये थी। तो एक वित्तीय वर्ष में उसकी कुल आय कितना है 4,28,000 रुपये थी। उसने 2,500 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में, यानी सामान्य भविष्य निधि में, तथा 25,000 रुपये अर्धवार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम में जमा किया। उसने 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा तथा 25,000 रुपये का एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किए। कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में चुकाई गई आयकर की धनराशि ज्ञात कीजिए। आयकर की धारा 80C के अंतर्गत सामान्य भविष्य निधि, जीवन बीमा प्रीमियम और राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में जमा कुल 1 लाख, यानी कि क्या सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख रुपए तक आयकर में छूट से है। यानी कि इसमें कहाँ तक छूट है, आयकर में अधिकतम 1 लाख रुपए तक। तो ट्रस्ट में दान की गई राशि का 50% आयकर में छूट है, यानी कि ट्रस्ट में जो भी दान दिया गया राशि है उस पर 50% जो आयकर में छूट होगा। और 80G के अंतर्गत आयकर की दरें निम्नानुसार हैं। तो ये आयकर की दरें हैं। कर योग सीमा 1,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं लगेगा। फिर 1,50,001 रुपये से 3 लाख रुपए तक, यानी कि 1,50,001 रुपये से 3 लाख तक 10%, और 3,01 रुपये से 5 लाख रुपए तक कितना 20%। इसके अतिरिक्त आयकर का 3% शिक्षा अधिभार लिया जाएगा। तो आयकर की गणना इसके अनुसार से करना है हम लोगों को। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन में आयकर की गणना की दरें इसी तरीके से दिए रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक की राशि का आयकर कितना लगेगा। तो यहाँ पर क्या दिया था, 1,50,000 तक कोई आयकर नहीं लगेगा कर योग राशि यदि 1,50,000 रुपये तक है तब, और कर योग राशि यदि 1,50,001 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में है तो उस पर आयकर कितना लगेगा 10% लगेगा। यदि आय राशि यानी कि कर योग आय राशि हम लोग का 3,01 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक है तो कितना लगेगा 20% लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, एक व्यक्ति के वित्तीय वर्ष 2008-9 की कुल आय कितना है 4,28,000 रुपये थे, यानी कि 4,28,000 रुपये है कुल आय। अब उस कुल आय का उसने क्या किया 2,500 रुपये प्रति माह, यानी कि प्रति माह किस में जमा कर रहा है सामान्य भविष्य निधि में, तथा 25,000 अर्धवार्षिक, यानी कि एक साल में 2 बार जमा कर रहा है कितना 25,000 किस में जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम में। फिर उसके बाद 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा, तो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा तथा 25,000 रुपये का एक चैरिटेबल ट्रस्ट में दान किए। तो ये दोनों क्या है वार्षिक है, यानी कि एक साल में एक ही बार खरीद रहा है, राष्ट्रीय बचत पत्र और चैरिटेबल में दान देता है। फिर कर्मचारी वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में चुकाएगी धनराशि की आयकर की धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि कितना आयकर वो ज्ञात करना है हम लोगों को। और इसमें ट्रस्ट में दान की गई राशि पर आयकर पर 50% छूट दिया है, और कुल जमा का 10 लाख रुपए तक अधिकतम छूट होगा। तो ये दिया है। अब ये आयकर की गणना है। और शिक्षा उपकर कितना लगेगा 3% लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या ज्ञात करते हैं कुल आय देखते हैं कि कितना है। तो कर्मचारी की कुल आय कितना था 4,28,000, यानी कि 4,28,000 रुपये था। अब इसके बाद जो जो छूट है उसको निकाल लेते हैं। फिर ट्रस्ट में दान की गई राशि पर कितना छूट था 50% था, तो ट्रस्ट में दान कितना किया था 25,000 था, तो इसका 50% यानी कि 50% आयकर में छूट है, तो इसका 50% निकाल लेंगे। तो 50% निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 25
12,000 मल्टीप्लाई 50, परसेंटेज हटाते हैं तो क्या लग जाता है, अपॉन लग जाता है, यानी कि 100 अपॉन हो जाता है, यानी कि 100 से भाग कर देते हैं। तो इसको सरल कर दिए तो कितना आ गया, 12,500। तो इतना छूट होगा उस पर। तो छूट राशि कितना हो गया, ये 12,500 रुपये। तो शेष आयकर, तो शेष आय कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे क्योंकि इतना छूट है। तो जो कुल आय है उसमें माइनस कर दिए तो आ गया हम लोग का 4,15,500 रुपये। तो ये है शेष आय किसका, उस कर्मचारी का। छूट होने के बाद 50% छूट था तो 50% छूट को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो उसका आय कितना आ गया, 4,15,500 रुपये। तो इतना समझ गए। अब आगे है आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा कुल राशि। तो आयकर 80C के अंतर्गत जमा कुल राशि। तो अब सबसे पहले तो कुल आय निकालते हैं, फिर क्या कर देते हैं, यदि छूट दिए रहता है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, शेष आय हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जिस जिस फंड में या जिस जिस आयकर की धारा 80C के अंतर्गत जमा की गई कुल राशि, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी जमा की जाता है उसका कुल राशि निकालते हैं। सामान्य भविष्य निधि में जमा किया था, फिर जीवन बीमा में, फिर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा था तो इसमें जमा किया था। तो सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह कर रहा था कितना, 2500। तो एक वर्ष में कितना होगा, 12 मंथ होता है, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य निधि में एक वर्ष में कितना राशि जमा करता है वो ज्ञात हो जाएगा। फिर जीवन बीमा में भी क्या किया था, अर्धवार्षिक किया था। तो अर्धवार्षिक कितना किया था, 25,000। तो ये एक साल में कितना अर्धवार्षिक होता है, 2 अर्धवार्षिक, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। फिर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा था 30,000, एक ही बार खरीद रहा था उसमें एक साल, तो ये हो गया। अब यहाँ 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 30,000। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 50,000। और ये प्लस, सबको प्लस कर दिए तो कितना आ गया, जमा राशि 1,10,000, जो 1 लाख से अधिक है। तो 1,10,000 है जमा की गई राशि, लेकिन यहाँ जमा की गई अधिकतम राशि पर कितना छूट दिया था क्वेश्चन में, 10 लाख रुपए। 1 लाख था तो यहाँ 1 लाख से अधिक हो गया है तो 1 लाख पर छूट मिलेगा। तो आयकर में छूट की राशि कितना है, 1 लाख रुपए है। तो अतः कार्य योग आय, तो छूट कितना मिलेगा, 1 लाख ही मिलेगा। अब जो कार्य योग आय है उसमें क्या कर देंगे, ये छूट राशि कितना, 1 लाख को माइनस कर देंगे। तो 1 लाख माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 3 लाख, यानी कि 3,15,500 रुपये। तो ये आ गया कार्य योग आय। तो इतना समझ गए। अब आगे दिए गए आयकर की दर क्रमांक 3 के अनुसार प्रथम 1 लाख, तो जो दर दिया था आयकर की गणना के लिए उसके अनुसार प्रथम 1,50,000 तक क्या लगता है, कोई कर नहीं लगता है। तो आयकर क्या हो जाएगा आगे, 1,50,000 तक कोई कर नहीं। फिर आयकर 1,50,000 का 10% प्लस 1 लाख, यहाँ पर 1,55,000 का 20% हो जाएगा। तो यहाँ से सरल कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले तो अब 1 लाख तक कोई कर नहीं लगता है तो उस वहाँ तक का आयकर क्या है, कोई कर नहीं। फिर आगे क्या करते हैं, 1,50,000 रुपये का 10% निकालते हैं। फिर 1,55,000 यानी कि 1,55,000 का 20%। अब ये कहाँ से आया होगा सोच रहे होंगे आप, और ये कहाँ से आया, तो ये तो है 1,50,000 तो वहाँ पर दिया था, तो वही ये 1,50,000 को लिख लेते हैं, यानी कि न्यूनतम जो कर है उसको, कर राशि रहता है उसको। फिर आगे जो है का 10%, फिर प्लस, फिर इसको याद करने के लिए कहाँ इसमें माइनस कर देते हैं, किसको, इसको 1,50,000 को किस में माइनस कर दिए, इसमें माइनस कर दिए हैं, यानी कि कार्य योग राशि में। तो कितना आ गया है, 1,50,000
5,000 का 20%। अब इसका 10% निकालिए, इसका 20%, दोनों को प्लस कर दिए तो कितना आ गया 18,100 रुपये। अब इसी का शिक्षा अधिभार निकाल लिए, ये 3%, तो कितना आ गया 543। तो कुल देय आयकर के लिए क्या कर देंगे, ये आयकर और शिक्षा उपकर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो यही कुल देय आयकर होगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, वित्तीय वर्ष 2012-13 में मकान किराया भत्ता छोड़कर एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4,80,000 रुपये है। उसने 36,000 रुपये भविष्य निधि में, 18,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम में और 20,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में जमा किया। उसे वार्षिक देय आयकर पर 3% शिक्षा कर भी देना पड़ता है। यदि वह 1,500 रुपये प्रति माह आयकर 10 माह तक जमा करता है तो शेष देय आयकर की राशि बताइए। आयकर की गणना पहले भविष्य निधि, जीवन बीमा एवं राष्ट्रीय बचत पत्र में नियोजित राशि अधिकतम 1 लाख रुपये कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार हैं। तो आयकर की दर है, पहला 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, और 2,01,000 से लेकर 5 लाख तक 10% दिया है। तो यहाँ क्या दिया था, एक व्यक्ति के वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,80,000 यानी कि 4,80,000 रुपये है। अब उसने क्या करा है, 36,000 भविष्य निधि में यानी कि 36,000 भविष्य निधि, 18,000 अर्थात 18,000 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम में और 20,000 अर्थात 20,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में जमा किया। तो ये सब क्या है, वार्षिक, यानी कि एक साल में एक ही बार जमा कर रहा है, क्या है वार्षिक है। तो उसे वार्षिक देय आयकर का 3% शिक्षा कर भी देना पड़ता है। यदि वह 15,000 रुपये प्रति माह आयकर 10 माह तक जमा करता है, यदि वह क्या कर रहा है, आयकर जो है प्रति माह कितना जमा कर रहा है, 1,500 रुपये 10 माह तक जमा कर रहा है, तो शेष आयकर की राशि बताइए। तो शेष आयकर यानी कि कितना माह का बचा है, केवल 2 ही माह का बचा है। अगर 10 माह में तो इतना जमा कर रहा है, तो इतना जमा कर दे रहा है, तो शेष कितना बच रहा है वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो आयकर की गणना करने से पहले क्या करना है, भविष्य निधि, जीवन बीमा और राष्ट्रीय बचत पत्र में नियोजित राशि अर्थात उसमें जो भी राशि निवेश किया गया है उस राशि का अधिकतम 10 लाख रुपए तक कर मुक्त रहेगा। यानी कि 10 लाख तक रुपए अगर इन तीनों में अगर निवेश किया है तो उस 10 लाख में आयकर नहीं लगेगा, अर्थात उस 10 लाख को क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। सॉरी 1 लाख था, मैं 10 लाख बोल रहा था। तो 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे, फिर जो राशि प्राप्त होगा उसी पर आयकर की गणना करेंगे। और आयकर की दरें कितने दिया है, 2 लाख रुपए तक कितना कोई कर नहीं, और 2,01,000 से 50,000 तक के बीच राशि है तो 10% लगाएंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, इस आयकर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो उसका वित्तीय आय कितना है ये निकाल लेते हैं। अब उसके बाद में जिस जिस फंड में या जिस या जहाँ जहाँ पर भी वो जमा किया गया है या उसमें उसकी जो है कुल राशि निकाल लेते हैं। फिर जो जमा राशि है उसको क्या कर देते हैं, कुल आयकर में माइनस कर देते हैं, और जो आता है शेष यानी माइनस करने के बाद राशि जो बचेगा उसी पर आयकर की गणना करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वार्षिक आय ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले वार्षिक आय इतना था तो इतना ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जिस जिस फंड में जमा किया गया है उसकी कुल राशि ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला जो फंड था उसका भविष्य निधि, दूसरा था जीवन बीमा और तीसरा था राष्ट्रीय बचत पत्र। तो इस 3 फंड में वह जमा किया है, तो इस राशि को प्लस कर देंगे तीनों फंड का, फिर उसको क्या कर देंगे, जो वार्षिक आय है उसको उसमें माइनस कर देंगे। अब जो राशि प्राप्त होगा माइनस करने के बाद उसी में क्या करेंगे, आयकर की गणना करते हैं, यानी कि वही कर योग आय होता है। तो इतना समझ गए, 4,80,000 तो उसका वार्षिक आय था। अब जमा किया गया है उस राशि को निकालते हैं, कितना कितना जमा किया है। तो पहला भविष्य निधि में जमा किया था कितना, 36,000, दूसरा जीवन बीमा प्रीमियम में 18,000, फिर राष्ट्रीय बचत पत्र योजना में जमा किया था कितना,
20,000। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कुल जमा राशि ये प्लस कर दिए तीनों को तो कितना आ गया 74,000 रुपये क्या किया है जमा किया गया है। तो इतना समझ गए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं कि उसकी वार्षिक आय कितना है, फिर जिस जिस फंड में जमा किया रहता है उस सभी फंड का प्लस करते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं जो वार्षिक आय है उसमें माइनस कर देते हैं। तो इतना कर लिए। फिर आगे फिर कर योग आय। तो कर योग निकालने के लिए क्या करते हैं जो वार्षिक आय है उसमें जिस जिस फंड में जमा किया था सभी का कुल योग करके क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ गया हम लोग का रुपये 4,06,000 रुपये, यानी कि 4,06,000 कर योग आय है। अब इसी पर आयकर की गणना करेंगे। तो सबसे पहले तो 2 लाख तक क्या लगता है कोई कर नहीं लगता है, ये 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगता है। तो फिर कहाँ जाएंगे, हम लोग की जो राशि है वो 2 लाख से भी ज़्यादा है। तो 2 लाख से ज़्यादा है तो फिर आगे गणना करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं जो राशि है उसमें तो कर योग राशि कितना है ये है, तो इसमें क्या कर देंगे 2 लाख को माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है तो उसको क्या कर देंगे 2 लाख को माइनस कर देंगे। तो ये 4,06,000 में 2 लाख माइनस करेंगे का 10%, तो ये हो जाएगा। तो इसका क्या कर लेंगे 10% निकाल लेंगे। तो ये 10% निकाल लिए। फिर आगे है शिक्षा उपकर, इसी का 3% निकाल लेंगे। तो ये शिक्षा उपकर निकाल रहे हैं 3%, तो क्या हो जाएगा 20 लाख। तो ये 10% कितना हो जाएगा 20,600 यानी कि 20,600 रुपये है। तो इसका 3% शिक्षा उपकर निकाल लिए तो कितना आ गया 618 रुपये। अब कुल देय आयकर, तब कुल देय आयकर निकालते हैं। अब कुल देय आयकर निकालने के लिए क्या कर देंगे इन्हीं आयकर और शिक्षा उपकर को प्लस कर देंगे। तो ये प्लस कर दिए तो कितना आ गया 21,218 रुपये कुल देय आयकर है। लेकिन क्या होता है 10 माह में जमा किया गया आयकर, लेकिन वो क्या करता है पहले से 10 माह के लिए जमा करता है कितना 1500 कितना 10 माह के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 1500, यानी कि वह जो व्यक्ति था वह 15,000 रुपये आयकर के रूप में पहले जमा कर चुका था 10 माह तक। फिर तो शेष देय आयकर निकालना है तो क्या कर देंगे जो कुल देय आयकर है उसमें 15,000 को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस कर दिए तो कितना आ गया ये हम लोग का 6,218 रुपये शेष देय आयकर होगा। तो इस तरीके से गणना करना है। तो समझ गए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो व्यक्ति का कुल आय निकाल लेना है, कुल आय कितना है उसको देखना है। फिर उसके बाद में जिस जिस फंड में जमा किया गया है उस सभी का क्या कर लेना है योग कर लेना है। अब जो जिस जिस फंड में जमा किया सब राशि को योग कर लेने के बाद कर योग आय निकालते हैं। तो कर योग आय निकालने के लिए क्या करना है इस तरीके से कर योग आय निकालने के जो कुल वार्षिक आय है उसमें क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं उस राशि को, यानी कि जमा की गई कुल राशि को। फिर उसी पर आयकर की गणना करते हैं जो दिए रहता है क्वेश्चन में आयकर की दर उसके अनुसार से करते हैं। तो एक यहाँ पर क्या दिया था 2 लाख तक कोई कर नहीं था, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था हम लोग का 2 लाख तक कोई कर नहीं था तो कोई कर नहीं होगा। फिर यदि राशि हम लोग का 2 लाख से अधिक हो जाता है तो क्या करते हैं ये, तो 2 लाख से अधिक हो गया था यहाँ पर राशि हम लोग का, तो क्या करेंगे 2 लाख से 5 लाख तक कितना था 10% था। तो अब इसके बीच में है तो क्या करते हैं इस राशि को जो भी हम लोग का कर योग राशि है उसको क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं ये इसको, यानी कि पहले वाले राशि को ये 2 लाख को माइनस करेंगे फिर उसमें जो आएगा उसका 10% निकालते हैं। तो ये करना है। तो हम लोग का क्या था ये इतना आया था ये 4,06,000, तो 5 लाख रुपए तक का रहता है आगे 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक का रुपये उसके बीच में रहता है तो कितना 10% लगता है। तो हम लोग का है क्या है 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच का राशि है ये, तो इसका 10% निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं जो ये राशि है जो पहले जो 2 लाख रुपए तक का है उसको माइनस कर देते हैं फिर उसका 10% निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा। अब उसका 10% निकाले वो आयकर हो गया। अब इस आयकर का 3% शिक्षा उपकर निकाल लेते हैं तो ये 3% शिक्षा उपकर। फिर कुल देय आयकर निकालने के लिए क्या करते हैं जो आयकर और शिक्षा उपकर को प्लस कर देते हैं। तो ये आयकर और शिक्षा उपकर को प्लस कर दी तो ये कुल देय आयकर हो गया।
अब यहाँ पर क्या किया था वह, उसने 10 माह तक जमा किया गया आयकर, तो 10 माह तक वो पहले से जमा किया था आयकर, तो प्रति माह कितना किया था 1500, तो 10 माह का कितना हो गया 15,000। अब इस आयकर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना वो जमा कर चुका है। तो कुल देय आयकर इतना था हम लोग का 21,218, तो इतना माइनस कर देंगे तो उसका शेष देय आयकर ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये होमवर्क में बनाएंगे, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े उसी तरीके से बनाएंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।